बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। अमरीकी सदारती इंतखाबात 2020, जो बाइडन की जीत के इम्कानात रोशन, कड़े मुकाबले वाली रियासतों में बाइडन ट्रंप से आगे। और बिलावल का बयान, क्या पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा रहेगी? जहांगीर तरीन की अचानक वापसी, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और बैनुल अक़वामी नौइयत का ये मामला है, लेकिन इसके बावजूद मकामी सियासत पर इसके असरात मुरत्तब करने की पूरी सलाहियत ये रखता है। 3 नवंबर को शुरू होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात 7 नवंबर तक भी नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे हैं। धांधली के इल्जामात, खलाई मखलूक के तस्करे हैं, एक तसादुम का खदशा है। अमरीका इस दौराहे पर क्या नई राह लेगा, ये देखना जरूरी है। दूसरी तरफ अभी तक कुछ नताइज सामने नहीं आ सके हैं। जो कड़े की रियासतें हैं वहां पर बाइडन जो है वो ट्रंप से आगे हैं, लेकिन अभी भी धांधली की बातें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्विटर पर भी मुख्तलिफ किस्म के ट्वीट किए गए थे। फेसबुक पर भी जो एक ट्रेंड चलाया गया था कि स्टॉप द सेटल, यानी इलेक्शन चोरी होने से रोको के नाम से एक ऐसे मुतादिद ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें लोगों ने मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज करने का मुतालबा किया था। और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस एक दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा अफराद इस ग्रुप में शमूलियत अख्तियार कर चुके थे, जिसके बाद फेसबुक इंतजामिया ने इन ग्रुप्स पर पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ ट्विटर की जानिब से भी पाबंदी आयद कर दी गई इस तरह के ट्वीट्स पर, इस तरह की जो भी कैंपेन्स चलाई जा रही थी, और डिफरेंट सोशल मीडिया की तरफ से पाबंदी आयद की गई। और बाइडन की तरफ से भी ये उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि सदारती इंतखाब में फतह हमें ही मिलेगी। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि अमरीकी इंतखाबात जितना मुतनाज़ा हो चुके हैं, इसके असरात क्या होंगे। साथ ही साथ अगर ट्रंप आते हैं तो उनको किन बुनियादों पर वहां के अवाम चूज करेंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है वहां की सियासत की, क्या कोई सियासी बहरान का खदशा पैदा हो सकता है। और अगर बाइडन आ जाते हैं तो उनकी पॉलिसीज़ किस तरह से मुख्तलिफ होंगी, और क्या बाइडन एक मजबूत सदर साबित हो सकते हैं, क्या वो मुश्किल फैसले ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हम इस पॉलिसी के हवाले से भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से क्या होगी, और कश्मीर के हवाले से क्या पॉलिसीज में तब्दीली आएगी, कश्मीर कॉज के हवाले से, क्योंकि बाइडन के हवाले से कहा यह जाता है कि बाइडन नरम शख्सियत के मालिक हैं, तो क्या कश्मीर कॉज के हवाले से और दीगर जो डोनाल्ड ट्रंप की सख्त पॉलिसीज रही हैं उन पर भी कोई नरमी आ सकेगी, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आवर। ऑलरेडी जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने को शुक्रिया। अनीक जफर साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अनीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनीक साहब, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हैं, नताइज ताखीर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो तमाम तर फिगर सामने आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि जो बाइडन को बढ़तरी हासिल हो रही है। अमरीकी इंतखाबात को जितना मुतनाज़ हो चुके हैं, क्या असरात होंगे इसके आपके नज़दीक? देखें जी, अमेरिका जो अमेरिकन डेमोक्रेसी जो है वो बड़े अरसे तक अमेरिकी अवाम और बहुत सारे दूसरे ममालिक के लिए भी एक किस्म का आइडियल रही है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हमने ये देखा है कि वहाँ पे जो डिवीजन की पॉलिटिक्स है, डिवाइसिव पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंक्रीज कर गई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो मौजूदा सदर हैं वो उस पॉलिटिक्स के एक नुमाइंदा के तौर पे उभरे, जिन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को बहुत शदीद तरीके से तकसीम दर तकसीम का शिकार किया। अब ये जो इंतखाबात हैं, जिस तरह इसके रिजल्ट आ रहे हैं, अगर तो बाइडन जो है वो बहुत ही वाज़ेह अक्सरियत ले जाते हैं, जिस तरह के ट्रंप की पिछली दफ़ा 306 इलेक्टोरल वोट थे, इस वक्त जिन स्टेट्स में बाइडन को अक्सरियत हासिल है, अगर वो तमाम इलेक्टोरल कॉलेज के ये तमाम वोट हासिल कर लें तो वो भी 306 पर पहुंचते हैं। तो शायद उनकी हैसियत को मुतनाज़ा करना इतना ज़्यादा मुमकिन ना हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितनी देर वो सदर हैं, अगले चंद माह, जैसे आपको मालूम है कि अमेरिकन सदर का हल्फ जो है वो जनवरी में होता है, 20 जनवरी के पास जाके, तो उस वक्त तक वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाएं। बहुत सारे जो वहाँ के सोचने समझने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ट्रंप की ये कोशिशें अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होंगी और माशरे को मजीद तकसीम करेंगी। अनीक साहब, जिस तरह से ट्रंप तो तमाम तर नताइज को मानने से इनकार या अदालत जाने की बात हुई, सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किए, इसके अलावा उन्होंने फेसबुक पर जिस तरह की ट्वीट सामने आए, पोस्ट सामने आई, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी इस तरह के बयानात को कह दिया गया कि ममनुआ करार दे दिया गया। आप क्या समझते हैं फिर आने वाले वक्त में क्या अमेरिका में कोई सियासी बहरान आ सकता है?
अब बहरान की शायद कैफियत उस तरह ना हो। अगर तो बहरान इस तरीके से आ सकता है कि अगर अदालतें, वहाँ की कोर्ट्स जो हैं, वो कोई ऐसा फैसला करें जिसके नतीजे में पॉपुलर विल जो है उसको ओवरथ्रो किया जाए। जैसे आपने जो नताइज देखे उनमें देखा कि बाइडन की जो ओवरऑल लीड है इन टर्म्स ऑफ वोट्स, वो इस वक्त कोई 4 मिलियन से ज़्यादा है, और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जब ये रिजल्ट्स क्लोज होंगे तो वो 4.5-5 मिलियन के करीब होंगे अक्सरियती वोट। और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज इस तरह लॉक होता है जिस तरह बाज जो फार्मूला या परमुटेशंस हैं उनमें यूं लगता है कि 270-268 हो सकता है। अगर 270-268 होता है तो दैट विल बी अ क्राइसिस सिचुएशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की सिचुएशन शायद पहले नहीं आई। एक प्रोविजन उसमें मौजूद है जो कि बड़ी कम्प्लेक्स है कि क्योंकि एक परमुटेशन ये बनती है 269 हो जाए। अगर 269 हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल बाइडन के इस वक्त 253 हैं, वो जॉर्जिया लेते हैं और वो हो जाते हैं 269, और बाकी तमाम स्टेट्स ट्रंप कैरी कर जाते हैं तो वो भी हो जाएंगे 269। तो 269 के ऊपर ऑब्वियसली एक लॉक हो जाएगा। उसके ऊपर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन मौजूद है, उसमें स्टेट बाय स्टेट वोटिंग होती है जिसमें ट्रंप को एडवांटेज हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वाली सिचुएशन आएगी। लेकिन जो अनीक साहब, आपको क्या लगता है वहां पर इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सिनेरियो में इंतखाबात हुए हैं, वहां के लोगों ने किसको ज्यादा तरजीह दी है? आपको लगता है कि ट्रंप अगर आ जाते हैं, अभी जिस तरह से कहा यह जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो ये बात कर भी रहा है समहाउ कि जो बाइडन जो है वो बढ़तरी पर हैं, लेकिन अगर ट्रंप नहीं आते तो फिर क्या वजूहात आपके नजदीक हैं? क्या उनके सख्त और मुश्किल फैसले रहे हैं, खासतौर पर वहां पर जो स्पेसिफिकली स्याफॉर्म वाले जो वाकयात हुए, जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनके साथ जिस तरह की पॉलिसीज और सलूक रहे हैं, उस वजह से लोगों ने ट्रंप को चूज नहीं किया? और अगर ट्रंप को ही चूज किया है, जो बाइडन को नहीं किया, तो फिर क्या पॉलिसीज पसंद आई हैं अमेरिका के लोगों को ट्रंप की? देखें, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि जो पॉपुलर वोट है उसमें तो बाइडन ज्यादा वोट हैं उनके पास। और इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें ये बात याद रखें कि जो बाइडन ने वो बहुत सारी स्टेट्स जो कि ट्रंप ने 2016 में जीती थी, बाइडन ने बहुत सारी वो स्टेट्स जो हैं वो जीती हैं। विस्कॉन्सिन है, मिशिगन है, एरिजोना अगर वो जीतते हैं, एरिजोना भी ऐसी स्टेट होगी। जॉर्जिया अगर जीतते हैं तो जॉर्जिया भी ऐसी स्टेट होगी, ठीक है। पेंसिल्वेनिया वो जीत रहे हैं, पेंसिल्वेनिया भी ऐसी स्टेट होगी। याद रखिए कि पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन को किसी जमाने में ब्लू वॉल कहा जाता था कि ये डेमोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, इनमें रिपब्लिकन नहीं जीत सकते। लेकिन ट्रंप ने ये बात गलत साबित की थी। दोबारा बाइडन ने जब अपनी डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन उनकी हुई थी, उस वक्त उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो ब्लू वॉल को दोबारा बिल्ड करेंगे। तो वो एक हद तक अपनी ब्लू वॉल बिल्ड करने में कामयाब हो चुके हैं उन्होंने। और दूसरा ये है कि ग्राउंड पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है। अगर आप जॉर्जिया की उसको देखें, जॉर्जिया 92 से लेके अब तक किसी डेमोक्रेट ने नहीं जीता, लेकिन इस वक्त वहां पे बाइडन लीड कर रहे हैं। उसकी वजह वहां पे एक खातून है, स्टेसी एब्रम्स, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है। उन्होंने 8 लाख नया वोट रजिस्टर करवाया जॉर्जिया में, और आज उसी के रिजल्ट में जॉर्जिया फ्लिप होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं ये समझता हूं कि ट्रंप, रिपब्लिकन्स ने शायद ये इलेक्शन नहीं हारा, ये ट्रंप ने इलेक्शन हारा है, क्योंकि उनके जो मिजाज है और उनका जो चीजों को बहुत ज्यादा नजरियात के हवाले से फर्क है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो ट्रंप का जाना या बाइडन का आना कुछ मुख्तलिफ हो सकता है, या पॉलिसीज कॉन्टिन्यू रहेंगी? देखें, अगर हम इसको इस तरह देखें कि ट्रंप और बाइडन में क्या फर्क है। ट्रंप ने एक अपने अमेरिका के ग्लोबल किरदार को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखा, और वो हर स्टेट या हर ब्लॉक, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, चाइना की बात करें, ईरान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो वो हर एक के साथ अलग-अलग चीज़ों को तय कर रहे थे। जबकि इससे पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो ब्लॉक्स के साथ रही है। यूरोपियन यूनियन है तो पूरी यूरोपियन यूनियन है, मिडल ईस्ट को अगर देखना है तो होलिस्टिकली देखना है।
पाकिस्तान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये होगी वो ये कि क्या उन्हीं शराइत के ऊपर अफगान पीस प्रोसेस आगे चलेगा जिन शराइत के ऊपर ट्रंप और उनके जो मुशीर थे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे अफगानिस्तान के लिए, ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिस तरह वो चला रहे थे। आप इस बात को याद रखें कि ज़ल्मे खलीलज़ाद और ट्रंप की अप्रोच से स्टेट डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते थे, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इख्तलाफ करते थे कि शायद इस तरह से अमेरिका का वहां से जाना अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। हमें यह देखना होगा कि क्या बाइडन उसको रिकंसिडर करते हैं, उसको रीअसेस करते हैं सिचुएशन को। इसी तरह मिडल ईस्ट की सिचुएशन जो है उसमें भी अगर आप गौर करें तो ओबामा के दौर में ईरान के साथ डील की गई थी। उस डील का मकसद ये था कि मिडल ईस्ट में, मुझे बात मुकम्मल कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मिडल ईस्ट में अरब्स और ईरान के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने, और इस वजह से उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील भी की थी। ट्रंप ने आकर सारा जो फोकस है वो कर दिया, ईरान के साथ डील को ख़त्म किया, और बहुत ज़्यादा उनका झुकाव जो था वो हो गया मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में और जो यूएई के रूलर्स हैं उनके साथ, और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी मिडल ईस्ट में, उसी को अमेरिका की एक्सटेंशन बना दिया गया। सो अगर बाइडन दोबारा उस न्यूक्लियर डील को रिकंसिडर करते हैं, उसका एक इम्पैक्ट होगा। इसी तरह चाइना के साथ क्या डील करते हैं बाइडन, उसका एक इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होगा। सो पाकिस्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट्स बाय देयर हिस्ट्री, अगर उनकी हिस्ट्री पे जाएं तो वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, अमेरिकी सदारती इंतखाबात पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया अनीक जफर साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद थे और अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे। फैसला ताखीर का शिकार हो रहा है, लेकिन फैसला आ जाएगा, क्योंकि कड़े मुकाबले वाली रियासतों में बाइडन ट्रंप से आगे। हम देखना यह है कि हतमी नताइज क्या सामने आते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल चल रही है इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। 2 दिन से मुल्क की सियासत में एक नई लहर नजर आ रही है और ये लहर वही है जिसकी तवक्को की जा रही थी। इशारों किनारों में, खुलेआम या ढके छुपे अल्फाज में हर जगह ये बात हो रही थी कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो गैर फितरी है, और अपोजिशन इत्तेहाद में जो जमातें शामिल हैं उनका एक माजी है, एक तारीख है, जिससे दोनों जमातें अपना दामन नहीं छुपा सकती, जिससे दोनों जमातें अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती। कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिमाग भी नहीं होता। शॉकिंग तो था, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उन्होंने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें जिस तरह से उन्होंने बात की, उससे पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के इदारा मुखालिफ बोझ सहारने को तैयार नहीं है। यानी वो अहदो पैमा हर बार की तरह इस बार भी सैराब साबित हुए। बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू ने बहुत सारे संजीदा सवालात उठा दिए हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा रह पाएगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ के बयानिए से अलग हो गई है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी लचक का मुजाहरा कर रही है, क्या यह लचक किसी पस पर्दा पेशरफ्त का खैमा तो नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीडीएम, ऑपोजिशन, नवाज शरीफ बयानिया और मुल्क की सियासत एक दोराहे पर है। आज इसी सारी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे कि हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ये बात करती नजर आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ अपने मफादात के पीछे है। एक बार फिर से खान साहब एनआरओ की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ शेख रशीद ने भी ये कह दिया है कि पीपल्स पार्टी 30 दिसंबर से 20 जनवरी तक नून लीग के साथ नहीं चलेगी। सारी सिचुएशन क्या है, मुल्क की सिनेरियो क्या हो सकता है, और खास तौर पर सबसे जो अहम सवाल ये है कि जो अवामी मफाद हैं, जो अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, जो अवाम को रिलीफ देने की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उन पर हुकूमत कब तवज्जो देगी। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार नसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं नसीम साहब आपसे आपका ही एनालिसिस लेना चाहूँगा कि इस वक्त जो मुल्क में सियासी सूरत हाल चल रही है, आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मधु करने के लिए।
बात ये कि सियासी जो सूरत हाल चल रही है इससे तो मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, क्योंकि जो प्रोसेस है ना जमहूरियत का वो चलता रहना चाहिए। हुकूमत अपना काम करे और अपोजिशन जो है हुकूमत पे तनकीद करे, तो ये तो सिलसिला बिल्कुल चलना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये आ जाती है कि आप किस किस्म की अपोजिशन कर रहे हैं। एक अपोजिशन ये होती है कि आप हुकूमत की जो कारकर्दगी होती है उसकी निशानदही कर रहे होते हैं और आवाम की तरफ से आप उनके ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। दूसरी जो सियासत आजकल देखने में आ रही है उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो गलत है, जो मुझे लगती है, वो ये है कि आप अपने ही इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं और इदारों में भी आपने नाम लेना शुरू कर दिए। तो ये तो बिल्कुल वो बयानिया है कि जो हमारा दुश्मन मुल्क हमारे हमसाए में बैठा हुआ है और कोई भी मौका वो पाकिस्तान को अजीमत पहुंचाने का नहीं जाने देता। तो जो उसका बयानिया है अगर आप उसकी ज़बान बोलना शुरू कर देंगे तो ये नाकाबिल कबूल है। आपने देखा कि PDM एक बनी तंजीम, जमात मतलब उनका इत्तेहाद बना, इससे पहले भी ARD बना, इस तरह के इत्तेहाद बनते रहते हैं, IGI बना था। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि तमाम अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है और आवाम की बेहतरी के लिए वो कोई सजेशंस गवर्नमेंट को देते हैं या जल्द से जुलूस करते हैं, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर बैठ के, दियारे गैर में बैठ के पाकिस्तान के अफवाज के ऊपर आवाज़ें कसेंगे या उनके सरबराहान के नाम लेके आप करेंगे तो ये बात बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। PDM को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने पहुँचाया, क्योंकि लंदन वो इलाज के गर्ज से गए थे और वो एक मुजरिम है। वो जेल से हस्पताल गए, हस्पताल से वो बाहर गए, तो उनका तो बिल्कुल भी वहाँ से बैठ के बयान देना नहीं बनता, क्योंकि आप इलाज के लिए गए, आप इलाज करवाएं और इलाज करवा के आप पाकिस्तान वापस आएँ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को जो सियासत है उसमें आप देखें कि जरदारी साहब के ऊपर केसेस हैं, मैं उसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि अदालत में, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमेशा केसेस को फेस किया है। कभी भी पीपल्स पार्टी की कोई क़यादत पाकिस्तान से मफरूर नहीं हुई है, भागी नहीं है। अपना जरदारी साहब ने जेल काटी, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत इसी मुल्क के अंदर हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, बिलावल भुट्टो भी आप देख लें कि सारी पाबंदियों के बावजूद या उनके ऊपर भी कुछ केसेस हैं नैब के, लेकिन वो मुल्क में मौजूद है। और पीपल्स पार्टी ने कभी भी इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह खुल्लम खुल्ला बात नहीं की है और वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो ये जो मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया था या मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, वो बिलावल भुट्टो के अलावा भी अगर आप देखें तो बलोचिस्तान से, ख़ासतौर पे कोयटा में आज मेरे ख्याल से एक इजलास होने वाला है, जो उनके ही अपने ही सेनेटर हैं कयूम साहब, साबिक जनरल भी रह चुके हैं, वो एक अपना करेंगे वहाँ पे इजलास और लग रहा है कि वो भी जो है वो पार्टी को छोड़ देंगे। और पार्टी के अंदर से पंजाब में भी आपने देखा कि आवाज़ें आई हैं, कादिर बलोच साहब हैं, हाँ कादिर बलोच साहब, सॉरी कादिर बलोच साहब, तो पंजाब से भी आवाज़ें इस किस्म की आई हैं और लोगों ने मुस्लिम लीग के अंदर भी इस तरह के बयानिए को पसंद नहीं किए। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो बयानिया आया है, इसको ऑब्वियसली हम इसको पार्टी पॉलिसी समझ सकते हैं क्या, और साथ ही साथ क्या इस बयानिए ने PDM की हकीकत भी खोल दी है? देखिए बिल्कुल, आप इसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बयान दिया है तो वो तो पार्टी पॉलिसी होगी और लाजमी बात है कि वो अपने वालिद साहब से भी मशावरत करते हैं और बड़े ज़ीरक सियासतदान रहे हैं। जरदारी साहब भी, उन्होंने जब 5 साल हुकूमत की सबको अपने साथ लेके चले और बड़े मोहतात होकर वो बयानात देते हैं। उन्होंने भी PDM का जो पहला जलसा हुआ था गुजरांवाला में, उसमें एक बड़ा मुख्तसर सा खिताब किया था। तो लाजमी बात है ये जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो का जो बयानिया है वही उनकी पार्टी का बयानिया भी है, और जिससे ये नज़र आ रहा है कि वो अपने अफवाज के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करना चाहते और वो मुफाहमत की सियासत करना चाहते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा ये शो भी किया है कि इस बात से हमारा ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर ये बात ज़्यादा आगे बढ़ेगी, मियाँ नवाज शरीफ ज़िद करेंगे बार बार तकरीर करने के लिए और उसमें कोई ऐसी बातें करेंगे तो फिर डेफिनेटली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तो इसको फिर लिया जा सकता है कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के तौर पर अपोजिशन की बंद गली की जो सियासत है उससे निकलने के लिए एक रास्ता बना लिया है, और साथ ही साथ ये भी फरमाया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, PDM होगी, अपोजिशन हो गया, नवाज शरीफ बयानिया, मुल्क की सियासत होगी। अब किस दौराहे पर हैं? देखिए ये तो पाकिस्तान माशाल्लाह 70-72 साल इसको एग्जिस्टेंस के हो गए हैं और ये आगे की तरफ ही बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आगे ही बढ़ता चला जाएगा। ये सारी एवोल्यूशनरी
प्रोसेस होता है सियासी जमातों का, क्योंकि यहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आती रही। लेकिन अब आप देखें कि तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं कि एक कंटिन्यूटी है जमहूरियत की। पहले पीपल्स पार्टी ने 5 साल 2008 से लेकर 2013 तक पूरे किए, फिर 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने अपना जमहूरी दौर पूरा किया, और उसके बाद से PTI की गवर्नमेंट है। तो ये तो जहाँ जमहूरी इदारे होते हैं, जहाँ जमहूरियत होती है, वहाँ पे ये मामला चलते रहते हैं। अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत के जो काम है, जिनके मंशूर जो लेके PTI आई थी, अगर वो उस पर अमल नहीं कर रही और आवाम को परेशानियां हैं, तो आवाम के वोट से ही सब लोग असम्बली में आए। तो उनको चाहिए कि जो आवाम की प्रॉब्लम्स है, जो आवाम के मसाइल हैं, उनको लेके आगे चले और उनकी निशानदेही करें। जहाँ जहाँ हुकूमत की कोताही है, अपोजिशन होती है इसीलिए कि उसकी निशानदेही करे, और हुकूमत को चाहिए कि अगर वो कोई अपोजिशन इस तरह की निशानदेही कर रही है तो उससे वो उसको बेहतरी के तौर पे लें और आवाम की बेहतरी के लिए करें, क्योंकि जो हुकूमत है वो आवाम के लिए। जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए हैं, अब इस वापसी को हम सिर्फ महज एक इत्तेफाक समझ सकते हैं या इनकी वापसी और बहुत सारी वापसियों का पेशखैमा साबित हो सकती है? देखिए, जहांगीर तरीन जब गए थे तब भी उन्होंने यही कहा था कि मैं इलाज कराने के लिए जा रहा हूँ, और मैं खुद लंदन बहुत अरसे रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा वहाँ पे एक घर भी मौजूद है, और ये अक्सर वक्त लंदन में गुजारते थे। बिजनेसमैन भी हैं और अपना उम्र के हिस्से में है कि इलाज के लिए बाहर अक्सर लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वो जब गए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने इलाज करवाया। मैं अभी पिछले दिनों लंदन गया हुआ था। कोरोना की वजह से चीज़ें बड़ी डिले हो रही हैं, आपको डेट्स बड़ी डिले मिलती हैं। जब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाना था तो वो डेट्स नहीं मिल रही थी, तो इस वजह से उनको 6-7 माह लग गए। और वो जब वापस, उन्होंने कहा था लंदन में भी कि मैं वापस जाऊंगा पाकिस्तान, तो वो इलाज करा के पाकिस्तान वापस आ गए। तो इसमें तो दो राय कोई है नहीं कि वो गए भी हैं और वो वापस भी आ गए। और अभी उनके ऊपर कोई इस तरह का केस नहीं अदालत में चल रहा कि वो उनको भागना पड़ता। उनके अभी FIA ने उनसे कुछ चीज़ें मांगी हैं, वो उनको प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी उनके ऊपर इल्ज़ाम है, और इल्ज़ाम अगर वो दूर अपने कर देते हैं जो उनके ऊपर है, तो एक अपने आज़ाद शहरी की तरह पाकिस्तान में रह सकते हैं। अच्छा, अभी फिल वक्त आप क्या समझते हैं मुल्क में सियासी तौर पर जो सिनेरियो चल रहा है, तमाम जमातों की नज़रें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर हैं, और एक बार फिर से जो जलसे जुलूस और तहरीक चल रही थी उनसे हटकर वहाँ पर जो जलसे और तहरीकें चलाई जा रही हैं, उनके जरिए अपने तमाम तरह बयानी और पैगामात पहुँचाए जा रहे हैं। मरीम नवाज़ वहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ पर मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात का सहारा लेकर एक बार फिर से हुकूमत पर वही बयानियाँ चलाया जा रहा है, वही जोरअंदाजी हो रही है, दूसरी तरफ से NRO की फिर से रट लगाई जा रही है, किस तरफ जा रही है सिचुएशन ये सर? देखिए, बात यह है कि मैं तो कहता हूँ जब कश्मीर की बात आ जाती है, आज़ाद कश्मीर की या गिलगित बल्तिस्तान की, उनके वहाँ पे लोकल लीडर्स को ऊपर आना चाहिए, ठीक है ना। ये पाकिस्तान का हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो अपने मसाइल बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी इनको हक जरूर पहुंचता है कि ये मुस्लिम लीग नून, उनको आईनी हक मिलेगा तो फिर ही सिद्दीकी साहब वो ऊपर आएंगे ना। नेशनल असेंबली में जब तक उनको कोई मेंबरशिप नहीं मिलेगी, वो फ्लोर पर आकर अपने मसाइल बयान नहीं करेंगे। हाँ, उनकी नेशनल असेंबली में सीटें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप अगर देखें UK पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे वेल्स की भी नुमाइंदगी है, स्कॉटलैंड की भी नुमाइंदगी है, तो नुमाइंदगी तो बिल्कुल होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरा, सॉरी, आपने क्वेश्चन किया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, तो NRO वाली जो बात है, NRO वाली बात, मामला तो चल रहा है, क्योंकि देखिए मुशर्रफ साहब के दौर में NRO दिया गया, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। करप्शन के मामलात पे तो कोई NRO देना ही नहीं चाहिए। अगर किसी की ज़बान से कोई बात गलत निकल गई है, स्लिप ऑफ टंग है, उसने उस बात पे माजरत कर ली है, इस तरह की बातों को तो आप दरगुजर कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है, उनको किस तरह आप माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने गरीबों का जो हक बनता था वो उन्होंने मारा है। तो इस तरह अगर NRO नहीं मिलेगा, अदालतें फैसले करेंगी, और जब आप मुजरमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक दूसरे लोग उसका लेसन नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज़किया हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है उस पर तफसील से बात कर रहे थे कि अपोजिशन अगर बेहतर किरदार अदा करे, अपोजिशन मसाइल की बेहतर तरीके से निशानदही करे, तो हुकूमत को उन मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन सवाल वही आम है कि क्या अपोजिशन अपना बेहतर किरदार अदा कर रही है? आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पान।